नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी संचालिका अवनी कटक्कर। आपने मुझे हमेशा स्टोरी स्क्रेपर्स के साथ देखा ही है और आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि हम इस महीने और आज के दिन ख़ास मना रहे हैं स्टोरी स्क्रेपर्स की 5वीं वर्षगांठ। और इस वर्षगांठ के चलते हमारा जो सबसे फ़ेवरेट सेक्शन है, जैसे मैं अभी हमारे गेस्ट्स को बता रही थी, ये है कवि सम्मेलन। और स्टोरी स्क्रैपर्स के ओर से मैं कहना चाहूँगी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉगर्स को, हमारे लेखकों को, कवियों को, दर्शकों को, हमारे गेस्ट्स को। आपकी प्रार्थनाएँ, आपका साथ, आपने जो हम में विश्वास दिखाया है, इसी के चलते हम आज ये वर्षगाँठ 5वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं। तो बस हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, ऐसे ही हमें सुनते रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ लिखते रहिए। तो क्योंकि ये कवि सम्मेलन है, तो कृपया उठा लीजिए, थाम लीजिए आपका चाय का कप और अगर आपको कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी के नशे में डूब जाइए वरना काढ़ा भी चलेगा क्योंकि आज बहाने देने का दिन नहीं है। आज बहाने देने का दिन नहीं है, आज कविताओं का नशा पीने का, जाम पीने का दिन है क्योंकि मौका है स्टोरी स्क्रैपर्स के कवि सम्मेलन का। तो अब मैं आप सबके सामने हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो कवि है, दिग्गज है, जो जो अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से जादू बिखेरते हैं, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो है मुकेश बिस्सा जी, जो कि एक प्रतिष्ठित गणित के टीचर हैं। और इनकी कई सारी कविताएँ प्रस्तुत हो चुकी है, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और ये हमारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ कई समय से जुड़े हुए हैं। ये एक कवि एवं साहित्यकार हैं। तो प्लीज़ वेलकम मुकेश बिस्सा जी ऑन द स्टेज। नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते अवनी जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे इस समूह में जोड़ा और मौका दिया कि मैं आपके सामने जुड़ सकूँ। अ, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ इस टूरिस्ट एक्सप्रेस को जिसके 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उम्मीद करते हैं ये 5 नहीं ये 50 वर्ष तक और फले-फूले और ऐसे ही कवियों को, लेखकों का मनोबल बढ़ाता रहे। जी, इस मौके बहुत-बहुत पर मैं धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक़्त निकाल कर आज हमें आपकी कविताएँ सुनाने के लिए धन्यवाद। और आगे हमारे साथ जो जुड़ रही है, वो है मीनाक्षी जैन जी। ये एक कवियत्री है, एक समाज सेविका है। इन्हें जब मैंने इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा था इनका, तो ये संकोचित थी, ये कह रही थी मैं अपने बारे में कैसे बताऊँ? तो इनकी जो 2 पुस्तकें हैं वो प्रस्तुत हो चुकी है। एक है यादों के कोपले और दूसरा है जीवन का फ़लसफ़ा। मीनाक्षी जी अपने आस-पास के लोगों से प्रेरित होकर अम, अ, औरतों के लिए कविताएँ लिखती है, किस्से लिखती है, कहानियाँ लिखती है और बड़ी खूबसूरती से अपने तजुर्बे से लिखती है। तो विथ अ बिग हार्ट, वार्म वेलकम टू मीनाक्षी जैन जी। या हियर वी हैव हर ऑन द स्टेज। नमस्ते मीनाक्षी जैन जी। नमस्कार सभी को। नमस्ते एंड थैंक यू कि आप भी वक़्त निकाल कर हमारे साथ जुड़ रही है। ये हमारे लिए और स्टोरी स्क्रिपर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। और आगे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो उन्हें मैं शब्दों का जादूगर ही कहूँगी क्योंकि वह एक सफल उद्यमी है, एक कॉर्पोरेट कोच और मेंटर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, एक प्रसिद्ध लेखक है और वो क्या नहीं है। और आज शायद पहली बार मैं उन्हें परफ़ॉर्म करते हुए देखने वाली हूँ, हमारी ऑडियंस देखने वाली है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम नीलेश कुलकर्णी जी। या ही इज़ ऑन स्टेज। नमस्कार। नमस्ते बहुत-बहुत नीलेश जी। धन्यवाद इस बढ़िया सी इंट्रोडक्शन के लिए। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि मैं इसको जस्टिफ़ाई कर सकूँ। अरे! मैं सिर्फ़ इसमें यही जोड़ना चाहूँगा कि इन मशहूर कवियों के बीच मैं शायद सबसे नया हूँ इस विधा के लिए क्योंकि कविताएँ मैं बहुत साल से लिखता हूँ लेकिन पब्लिक फ़ोरम पे पढ़ने का शायद मेरा ये पहला मौका होगा। और बहुत चीज़ें कर चुका हूँ बहुत लेकिन बढ़िया। कविताएँ कभी नहीं पढ़ी तो ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा नर्वस हूँ बट हो जाएगा। स्टोरी स्क्रैपर्स है तो सब कुछ हो जाएगा मैनेज। और मुझे ऐसा लगता है कविताएँ ऐसा विधा है जो सबको अपना लेता है। तो हम तो बहुत आतुर हैं आपको सुनने के लिए।
थैंक यू। अगली जो हमारे साथ जुड़ रही है वो है एक ऐसी लेखिका, एक ऐसी कवियत्री जो अपने शब्दों को भावनाओं में बहा देती है, जो अपने आसपास के लोगों से प्रेरणा लेती है, प्रकृति से प्रेरणा लेती है लिखने के लिए। और उनके इंट्रोडक्शन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने एक चीज मिसिंग पाई है, जो मैं उन्हें स्टेज पर बुलाने के बाद आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। तो पेश है शालिनी जी हमारे सामने। हेलो शालिनी जी, नमस्ते। और नमस्कार आप शालिनी जी ने सभी मुझे को। ये नहीं बताया है कि अभी हाल ही में मुंबई में हुए इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट फेस्टिवल IFP फेस्टिवल 2025 में शालिनी जी को पुरस्कार मिला है एज अ बेस्ट पोएट उनकी कविता के लिए। तो या शुक्रिया कांग्रेचुलेशंस शुक्रिया, शालिनी जी। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच। और मैं कुछ सेकंड लूंगी ये कहने के और बताने के लिए। सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपनी महफिल में शामिल करने के लिए, और दूसरा ये कि मेरा और स्टोरी स्क्रैपर्स का रिश्ता बहुत पुराना है। बीच में कुछ समय की वजह से कभी-कभी मैं हिस्सा नहीं बन पाई और कभी बहुत मन होते हुए भी नहीं कर पाई, पर आज दोबारा से इसी परिवार में वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ, आप सबकी मुझे ये मौका देने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कहकर हमारा उत्साह बढ़ा दिया है कवि सम्मेलन का। तो हम जैसे यूजुअली परफॉर्म करते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है एक्सरसाइज कर लो, खेलने कूदने जाओ, गाना गाने जाओ, एक वार्म अप की जरूरत होती है ना? तो आप सब तो मतलब मंझे हुए खिलाड़ी हो, दिग्गज हो। मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों से ये वार्म वाह अप वाह, शुरू करूं। क्या मैं बात। आपका शाद स्वागत है। जी स्वागत शुक्रिया। है अवनी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऑडियंस भी अब जुड़ने शुरू हो चुकी है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर पीपल जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। सो इट गोज़ लाइक दिस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे लिए स्टोरी स्क्रैपर्स के लिए उत्सव का दिन है। इस साल में हम में से कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, कई लोग नहीं कर पाए। तो ये जो मेरी पंक्तियाँ हैं, ये उन लोगों के लिए भी है कि जिन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार! इस साल मैंने कुछ नहीं किया। तो आज मन उत्सव है। आज मन उत्सव है, बिना किसी शोर, बिना किसी वजह। साँसों का सही चलना, साँसों का सही चलना और दिल का भारी होना ही काफ़ी है। आज मन उत्सव है। आज मैंने कुछ हासिल नहीं किया, आज मैंने कुछ हासिल नहीं किया, फिर भी सब कुछ पा लिया है। आज मैंने कुछ हासिल नहीं किया, फिर भी सब कुछ मैंने पा लिया है, क्योंकि अपनी आँखों से आँखें मिला पा रही हूँ और जो बेचैनी है ना, उससे छुट्टी ले ली है। तो आज मन ऑडियो उत्सव नहीं आ है। रहा है। आज खुशी ताली नहीं बजाती, आज खुशी ताली नहीं बजाती, आज वह पास बैठे मुस्कुरा आज वह पास बैठे चुपचाप मुस्कुरा रही है और सुकून, सुकून मेरी हथेली थामे बोल रहा है, बस आज यहीं ठहरते हैं, बस आज यहीं ठहरते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आशा आपकी पंक्तियाँ अच्छी लगी हो। बहुत सुंदर। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब जब वार्म अप हो चुका है, जब हमारे जादूगर कलाकार रेडी है, जब हमारी ऑडियंस दिल थामे बैठी है, तो क्यों ना शुरुआत करें इस गजब की शाम की। तो शुरुआत करते हैं मीनाक्षी जी से। मीनाक्षी जी बताइए आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? हम तो बैठ गए चाय का कप पहले लेके बाजू में। पहले तो मैं यही कहूंगी कि जब से स्टोरी स्क्रैपर का जन्म हुआ तब से ही मैं इसके साथ हूँ। तो बिल्कुल। जितना कुछ मैं कह सकती थी अपने मन की, हमेशा ही इस मंच पे लिखती रही, अपने मन की कहती रही। अब नया वर्ष आने वाला है, तो कितने सारे मन में उमंग भी होती है कि अब क्या होगा? एक ये भी रहता है कि अब जो नया वर्ष आएगा वो हमारे लिए क्या लेके आएगा? पर वो उस सब का जो उत्साह होता है, लेकिन जो पिछला जो बीत गया होता है ना, वो भी भूला नहीं जाता, चाहे कोई कुछ भी कह ले, वो भुलाया नहीं जाता। वो हमेशा ही उन तारीखों में बस के रह जाता है। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ उसी पे लिखी सही हैं कहा। कि आप सुनिए कि कुछ तारीखें
जिनमें फंसा रह जाता है ये मन, कुछ तारीख हैं जिनमें फंसा रह जाता है ये मन, कैलेंडर पुराने हो भी जाएं, भले ही नए उसी जगह पे वही जगह ले लें, लेकिन तारीखें जो एक बार दर्ज हो जाती हैं वे हर साल जगह बदलने पर भी बदलती तो नहीं। नया कैलेंडर लग भी जाए लेकिन वो तारीखें तो वही रहती हैं, वो बदलती नहीं। उन पलों में कैद हो जाती हैं कहानियां, उन पलों में कैद हो जाती हैं कहानियां, हर बार याद कर दोहराती, कभी खुशी कभी दर्द दे जाती। वही दिन, वही महीना, वही तारीख जहन से कब जा पाती है, जहन से कब जा पाती है। तो ये तो हो गई ये वाली बात कि जो मतलब पुराना भूलता नहीं है, लेकिन हमको इसमें से भी निकलना पड़ता है, हम उसमें फंसे तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो लेकिन जो अब नया वर्ष आएगा उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि नई भोर भी आती है अमावस की रात के बाद। ये तो जब बीत गई सो बीत गई, तारीखें तो जहन में फंस गई, लेकिन नई भोर भी आती है अमावस की रात के बाद, सुनहरी धूप भी खिलती है आखिर बरसात के बाद। काली रात अमावस की भयावह न होगी, नई संभावनाओं के नए क्षितिज से अब पहचान होगी। अब स्मृतियां सताती रहीं, मेरे प्रिय का बोध कराती रहीं। जो सबसे प्रिय होता है आपको उसी की सबसे ज्यादा स्मृति रहती है ना। तो स्मृतियां सताती रहीं, मेरे प्रिय का बोध कराती, कब तक रमती इनमें, विवश करती, मुझे भरमाती। अब जब स्मृतियों को त्यागूंगी ना तभी कुछ बात होगी, हर एक अंत की नई शुरुआत होगी। बहुत अच्छे। अब कल जो बीता कभी लौट के फिर ना आएगा, बीता वक्त अतीत के गर्भ में समा जाएगा। अब नए सूरज, नई रोशनी की बात होगी, आने वाले कल की एक नई शुरुआत होगी, आने वाले कल की एक नई शुरुआत होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने मन की कह रही बहुत खूब। तो ये मेरी कुछ पंक्तियां थी। मैं कुछ अब अपने मन की एक बात और कहूं, वो ये कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मेरा स्वयं से कई बार पूछना कि मैं कौन हूं। क्या मैं बाहर से दिखने वाली मात्र पर्याय मीन्स शरीर। मेरा स्वयं से कई बार पूछना कि मैं कौन हूं, क्या मैं बाहर से दिखने वाली मात्र पर्याय या भीतर से कुछ और हूं। हाँ ये सच है मैं वो नहीं, हाँ ये सच है मैं वो नहीं जैसा मेरा परिचय है। मैं तो शुद्ध आदि अनंत चैतन्य ध्रुव तत्व हूं। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। हर बार हर नए चोले में देख पूछ ही लेंगे सब मैं कौन हूं। मैं यही कहूंगी, वाणी द्वारा व्यक्त करने, लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं। मैं ही हूं, अपने में पूर्ण हूं। मैं ही हूं, अपने में पूर्ण हूं। धन्यवाद। अद्भुत, अद्भुत। धन्यवाद। और इतना मतलब बहुत ये जो सुंदर। शब्द ने कहा ना अंत में, वो बहुत ही मतलब दे आर सो पावरफुल। बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। जी। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब मेरी आवाज थोड़ी सी दब गई क्योंकि मीनाक्षी जी की जो आखिरी लाइंस थी, लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ हर पोएम, जो कविता की, वो दिल को इतनी टीस कर गई, से छू गई ना, तो 1 मिनट के लिए मन शांत हो गया। सोचने पे मजबूर कर दिया आपने बहुत सारी चीजें। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नीलेश जी की पंक्तियां, उनकी कविताएं। उन्हें जो पसंद है वो कविताएं या उन्होंने लिखी हुई कविताएं। मैं पहले अपनी 2 कविताएं सुनाता हूं। जो कविता मैं अपनी पसंदीदा चुन के लाया हूं उसके लिए हम सबका हो जाएगा, फिर एक बार मौका देखते हैं। मैंने कहा था कि मैं पहली बार शायद पब्लिक में कविताएं सुना रहा हूं क्योंकि मैंने कविताएं प्रामुख्य से अपने लिए लिखी हैं हमेशा। और
कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि मुझे कविता तभी सूझती है जब बहुत सारा दर्द होता है, एंड दैट इज सच अ पर्सनल फीलिंग कि मैं वो लोगों के साथ शेयर करने में हमेशा हिचकिचाता हूं। ऐसा लगता है कि ये मैं अगर कविता किसी को सुना दूंगा तो उसको मेरी मानसिकता का एहसास हो जाएगा, जो मैं नहीं शेयर करना चाहता लोगों के साथ वो शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए शायद मेरे लिए कविता पाठ करना यहाँ पर एक इट्स एन एडवेंचर ऑफ काइंड, इन द सेंस दैट मैं अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अपने विचारों को या अपनी मानसिकता को। अगर कविता पढ़ते पढ़ते कहीं भावुक हो जाऊं, संभावना कम है, बहुत रिहर्सल करके आया हूं, लेकिन वो शायद इसलिए है कि हर कविता की हर पंक्ति मेरे जीवन की किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है, तो इसी कारण वो शायद ज्यादा यहां से आ रही है। अब देखिए, मेरी पहली कविता है गणित। अब गणित इसलिए कि जीवन में हम कितना ही भावना की शुद्धता के बारे में बातचीत करें, लेकिन आखिरकार हम जो भी करते हैं वो आखिर कैलकुलेट करके करते हैं। दुनिया आजकल ऐसी बन गई है कि जिसमें हर चीज में कैलकुलेशन है, हर चीज में इंसान नफा नुकसान फायदा सही गलत, इतना कि प्यार मोहब्बत में भी दोस्ती में भी हर चीज में हम ये हिसाब लगाते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा और हम क्या देंगे और उस व्हाट्स इन इट फॉर मी के आधार पर हम लोग जिंदगी जीते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि शुद्ध भावना की कोई कीमत अब नहीं रही, गणित रहा है। तो उसीलिए मैंने लिखा है कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो गणित आना चाहिए, गणित आना चाहिए, बस गणित आना चाहिए। जिंदगी को चलाने का गणित, पैसे को बनाने का गणित, नफरत का प्यार का गणित, इकरार का इनकार का गणित, किसी से जुड़ने का गणित, उसी से बिछुड़ने का गणित, मान और सम्मान का गणित, धोखे और ईमान का गणित, सच को भुलाने का गणित, अपनों को रुलाने का गणित, नफे और नुकसान का गणित, लेने इंसान की जान का गणित, दुनिया को हंसाने का गणित, भोले लोगों को फंसाने का गणित, टूटे हुए वायदे का गणित और सिर्फ अपने फायदे का गणित। बस ये गणित सीख लीजिए, फिर चाहे जो भी कीजिए, बस गणित ही बढ़ाएगा, वही आपको बचाएगा। इसीलिए गणित आना चाहिए, बस गणित आना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट। I'll go on to the second. ये भी एक रिलेटेड सी कविता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज माई सेकेंड। दूसरी भी इसी प्रकार की है कि हम हमेशा आजकल देखिए जितना हम दुनिया में विचरते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो अपने विचारधारा का एक हिस्सा या अपने विचार का एक हिस्सा आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अधिकतर हम ऐसा करते नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ चेहरे पे लगाकर लोगों के साथ मिलते हैं और दुनिया सिर्फ हमें वही जानती है जो हम मुखौटा लोगों के सामने दिखाते हैं। तो इसी भावना को लेकर एक कविता लिखी थी, मुखौटों की दुकान। एक बार देखिए तो यहां आइए कदरदान, बस सामने ही है मेरी मुखौटों की दुकान। हर तरह के मुखौटे मेरे यहां मिलते हैं, हर तरह के चेहरे पर हर समय खिलते हैं। अरे इस दुनिया में जहां सिर्फ झूठ ही झूठ बिकता है, एक मुखौटा ही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखता है। इस दुनिया में जहां सिर्फ झूठ ही झूठ बिकता है, एक मुखौटा ही तो है तो जैसा है वैसा ही दिखता है। मुखौटे तो आप जरूर पहनते होंगे श्रीमान, तो क्यों नहीं देखती सामने वाली मेरी मुखौटों की दुकान। काले पीले लाल हरे, काले पीले लाल हरे और सफेद नारंगी और नीले भी मुखौटे, दर्द से भरे हुए सूखे हुए और मखमली रसीले भी मुखौटे। काले पीले लाल हरे सफेद नारंगी और नीले भी मुखौटे, दर्द से भरे सूखे हुए और मखमली रसीले भी मुखौटे। देखिए प्यार का ये मुखौटा देखो, सबसे सुंदर यही है, लपक लो, गारंटी की बात है, किसी को भी दिखाओ और ठग लो। ये देखिए हंसी का मुखौटा, हंसी का मुखौटा पहनो, ये सबसे ज्यादा बिकता है। अंदर की आग को दबा देता है, बाहर से सब कुछ बहुत फिट लगता है। हंसी का मुखौटा देखो, ये सबसे ज्यादा बिकता है, अंदर की आग दबा देता है, बाहर से सब कुछ फिट दिखता है। ये अकल का मुखौटा,
अक्ल का ये मुखौटा छोड़ो, इसे मैंने कई साल पहना था। अक्ल का ये मुखौटा छोड़ो श्रीमान, इसे मैंने कई साल पहना था। इसी मुखौटे में मुझे पूरे उम्र फख्र से रहना था। पर अब वक्त बदल गया है, अकल का कहां जमाना रहा श्रीमान। अब अकल का जमाना नहीं है। अब तो जो भी सोशल मीडिया पे घट जाए समझिए वही बस सही है। इसीलिए अक्ल को छोड़िए श्रीमान, एक सुंदर सा मुखौटा लीजिए। इसीलिए अक्ल को छोड़िए श्रीमान, एक सुंदर सा मुखौटा लीजिए और जैसा चेहरा दुनिया चाहे वैसा उसकी ओर कीजिए। इसीलिए अकल को छोड़िए श्रीमान, एक सुंदर सा मुखौटा लीजिए और जैसा चेहरा दुनिया चाहे वैसा ही उसकी ओर कीजिए। एक बार देख तो लीजिए, इस तरफ आइए ना मेहरबान। अरे सामने ही है मेरी पुरानी मशहूर मुखौटों की दुकान। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रतिभाशाली। और जैसे मैं बाकी सब भी बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है आपने कहा कि मैं जब कविता बोलूंगा मैं खुद को एक्सपोज करूंगा, खुद की मानसिकता, सोच। तो मुझे ऐसे लगा जब आपको सुन रही थी, आपकी जो सोच मानसिकता है वो बड़ी जानी पहचानी है हमारे लिए। आप जो फील कर रहे थे, आपने जो लिखा है, हम वही फील करते हैं। ओवर टू यू मीनाक्षी जी, मुकेश जी, आप बताइए। Am I audible? Yes, you quite are. Thank you so much. I believe I'm audible. Yeah. Yes, you are. हाँ नीलेश शालिनी जी, जी, ये आप कुछ कह रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो मुखौटे की वर्णन किया है मुखौटे का, मतलब मैं इमेजिन कर पा रही थी कि कौन किस मुखौटे में फिट बैठ रहा है। और ये हंसी का मुखौटा है, मतलब आमतौर पे हर इंसान ये लगाकर ही घूमता है। तो बहुत रियलिस्टिक और बहुत कनेक्टेड फील किया आपकी पोएट्री सुनकर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑब्लाइज्ड। थैंक यू नीलेश जी। आगे बढ़ते हैं और मजेदार और प्यारी प्यारी कविताएं सुनने के लिए हम रेडी ही है। तो शालिनी जी, क्यों ना आपसे इस बार शुरुआत करें। आप सुनाइए हमें कुछ। जी बिल्कुल, जरूर। तो अक्सर मैं अपना परिचय देते समय एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। जब कोई मेरा परिचय मुझसे मांगता है तो मैं ये कहती हूँ कि मैं खुली आंखों से सपने देखती हूँ। मैं खुली आंखों से सपने देखती हूँ, या फिर मैं हवा पर चलती हूँ। मेरी कल्पनाएं मीलों पंख फैलाए दूर तक उड़ जाती हैं, और कभी वही मेरे जीवन में ठहराव लाती हैं। मैं शब्दों के बुलबुले बनाती, उनमें सतरंगी ख्वाब सजाती हूँ। जज्बातों को रिश्तों की डोर से बांधकर फूलों से भी ज्यादा नाजुक शब्द चुन चुन कर सजाती हूँ। मैं कहानीकार कहलाती हूँ। मैं कहानीकार कहलाती हूँ। झांक लेती हूँ, भांप लेती हूँ आपके दिल में दबी छुपी इच्छाओं को चुटकियों में जान लेती हूँ। जो रंग सबको भाए उसी रंग की छतरी तान लेती हूँ, क्योंकि मैं कहानी कहती हूँ। कभी तो सोते हुओं को नींद से जगाती हूँ, तो कभी किसी के लिए लोरी भी बन जाती हूँ। मैं कहानी कहती हूँ। बचपन में हाथ से छूटकर उड़ गए वो सभी गुब्बारे झपट कर पकड़ लाती हूँ। उस शर्माए किशोर की पहली दोस्त बन जाती हूँ। जवानी की वही भूल फिर से दोहराती हूँ, और जीवन की सांझ में जीवन साथी का हाथ थामे उसे यादों के गलियारे में ले जाती हूँ। मैं कहानीकार कहलाती हूँ। ये जीवन और इस जीवन का रंगमंच, इस जीवन का रंगमंच नव रसों से बना है। हर बार कोई नया रंग, एक नया रस चुनकर एक नया किस्सा बनाती हूँ, और आपकी कहानी अपनी जुबानी सुनाती हूँ। मैं कहानीकार कहलाती हूँ। मैं कहानीकार कहलाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शुक्रिया। मेरे मुंह से तो सिर्फ अक्सर वाह वाह निकल रहा था। और मुझे पता है ये कॉपीराइट आपके है शालिनी जी, पर ये लाइंस मैं कहीं ना कहीं आपका नाम लेकर चुराने वाली हूँ और ये दोहराने वाली हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, सुनाने का अंदाज भी बहुत उम्दा था। बहुत अच्छी तरह से सुनाया आपने। बहुत शुक्रिया। उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव उसकी पड़ी। बहुत शुक्रिया। जब अपना परिचय देना है तो खुलकर देना चाहिए। सही बात, सही बात।
ठीक है, तो ऐसे तो कविताएँ मैंने बहुत से पहलू को सोचकर लिखी हैं। ज़्यादातर मैं जीवन और प्रकृति से प्रेरणा लेती हूँ, रिश्तों से प्रेरणा लेती हूँ। तो बहुत सारे अलग-अलग आयाम पर कविता लिखना, और जैसा नीलेश जी कह रहे थे कि हर चीज़ हम अपने आप पर जैसे हमारी फीलिंग्स, जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स हम छुपाते हैं और कहीं न कहीं इन्हीं कविताओं और कहानियों के थ्रू हम सबके साथ शेयर करते हैं, तो मेरा भी यही है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक सामाजिक पहलू के तौर पर एक कविता प्रस्तुत कर सकती हूँ, या फिर किसी मज़े-मज़े के टॉपिक पर कर सकती हूँ, तो बताइए? आप जो जो पेश करना चाहें, हम आतुर हैं आपको जी, सुनने बिल्कुल, ठीक के। है। तो एक कविता है जो आज के माहौल को देखते हुए मैंने लिखी थी, और मैं कई बार अ, अपने आस-पास के माहौल, अपने समाज को देखते हुए थोड़ा दुखी हो जाती हूँ, तब उस समय पर लिखी थी, वो सुनाती हूँ। और इसके बाद जी। मेरी एक बहुत मज़े की कविता है, वो भी सुनाना चाहूँगी। तो पहले इससे शुरुआत करते हैं। इस कविता का शीर्षक है मेरे घर की खिड़की। मैं अपने घर की खिड़की पर बैठी इंतज़ार कर रही हूँ। शीशे से बाहर की दुनिया सब साफ दिख रही है। अंदर भी सब साफ है, सुरक्षित है। पर जैसे ही मैं खिड़की खोलती हूँ, सब धुंधला हो जाता है, मैला हो जाता है। मैं सोचती हूँ, अच्छा होता ये खिड़की ना होती, तो मैं ये सब ना देख पाती। मैं देखती हूँ भूख और गरीबी, लाचारी और मक्कारी। देख रही हूँ किसी का हक कोई यूं ही छीन रहा है। देख रही हूँ परेशानी की लकीर है एक लाचार पिता के माथे पर। उस पिता का इंतजार घर पर बच्चे कर रहे हैं। मैं उस बच्चे का रोना नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं खिड़की बंद कर देती हूँ और फिर इंतजार करती हूँ, ये देखने का कि वो परिवार कब बेफिक्र होकर खुशी से रोज इज्जत की रोटी खाएगा। मैं खिड़की पर बैठी इंतजार कर रही हूँ और फिर शीशा खोलकर देखती हूँ, तो दिखाई दिए कुछ लालची हवस से भरे हाथ राह पर अकेली जाती एक लड़की की ओर बढ़ रहे थे। वो तेज कदमों से चल रही थी, डरी सहमी मदद की उम्मीद में। उसकी आंखें ढूंढ रही हैं किसी को, और वो हाथ बढ़ते जा रहे हैं उसके और नजदीक। मैं भी इंतजार कर रही हूं यह देखने के लिए कि उसकी मदद कोई करेगा या नहीं, लेकिन लेकिन मैं डर कर खिड़की बंद कर देती हूं। मैं इंतजार कर रही हूं कि कोई आएगा, कोई ऐसा हाथ आएगा जो उसे बचाएगा, लेकिन मेरी खिड़की तो बंद है। मैं फिर अपनी खिड़की पर बैठे इंतजार कर रही हूँ। अंदर से सब साफ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की का शीशा खोलती हूँ, सब धुआं-धुआं हो जाता है। दम घुटने लगता है। कोई चीख पुकार कर रहा है। वो सब पेड़ जो काटे गए थे, वह लाशों की तरह बिछे हुए हैं। आस-पास का हरा रंग अब गायब हो गया है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग परेशान हैं। मैं देख रही हूँ पर्यावरण बदलते हुए। मैं देख रही हूँ कुछ नन्ही कलियों को उम्र से पहले बड़े होते हुए और मुरझाते हुए भी। मैं खांसते-खांसते वो खिड़की बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ कि कब ये धुआं साफ होगा, कब वो पेड़ फिर से खड़े होंगे, फिर से बाहर हरियाली दिखेगी, फिर खुलकर सांस लेंगे, हवा ताजा होगी। इंतजार है माहौल बदलने का, इंसान बदलने का, नजरिया बदलने का। इस जीवन रूपी खिड़की पर इंतजार ही तो मेरा साथी है, दोस्त है। इंतजार मीठा जहर है, सपने दिखाता है, कल्पना की दुनिया में ले जाता है, नई उम्मीद दिलाता है। ये इंतजार क्या जीवन खत्म होने से पहले खत्म हो पाएगा? That's it. बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। अच्छी शायरी। ये जो आपने जो मुक्त छंद की प्रस्तुति की हमारे सामने, दिल में ना टीस सी आई कि वो जो इंतज़ार है, वो खालीपन बता रहा था, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर का खोखलापन बता रहा था, बाहर की दुनिया का खोखलापन बता रहा था। इतने सारे इमोशंस आपने एक कविता में जो बाँध रखे थे ना, उसने एज़ ऑडियंस हमें बाँध रखा था। Thank you. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत Thank अच्छे। you. Thank you. बहुत-बहुत धन्यवाद।
और मन पता नहीं भारी हो गया ये सुनकर। और इसके बाद आगे शायद हिंदी कविताओं की खूबसूरती ये है कि हम तुरंत उससे रेज़ोनेट कर पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं कि हाँ, ये हो रहा है हमारी आँखों के सामने या हमारे आस-पास। हिंदी ये आज ही की ऐसी व्यथा है। हाँ, आपने एक खिड़की के ज़रिए सब बता दी। बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जी, शुक्रिया, मुझसे बहुत पूछिएगा शुक्रिया। तो अंग्रेजी की कविताएं मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन वो दिमाग से समझ आती हैं। हिंदी और मराठी की कविताएं दिल से सुनी जाती है, सीधी यहाँ पर जी, आघात करती हैं। तो इसलिए बिल्कुल। इनसे जुड़ना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमारी भावनाएं हम उन्हीं भाषाओं में व्यक्त करते हैं जो हमारी मातृभाषाएं हैं। अंग्रेजी तो बिल्कुल हमारी सही। सीखी हुई भाषा है ना, हम उसमें सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं, यहाँ से काम आती है। तो इसीलिए शायद जो आप कह रही हैं वो बहुत ही प्रासंगिक है। जी, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल। और इसी के साथ तो आगे बढ़ते हैं माहौल को अच्छा और करने के लिए बाद में एक मज़े की कविता सुनाऊँगी मैं आपको। अरे! बिल्कुल, अभी तो समा बंधा है, अभी तो हमें और ये जश्न अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो और मौके बिल्कुल। आएँगे, अभी और कविताएँ सुनेंगे और जी, जी, चलिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मुकेश बिस्वा जी को। मुकेश जी, आप क्या सुनाने वाले हैं आज हमें? पिछले काफ़ी दिनों से थोड़ा मन व्यथित था। अभी पिछले कुछ दिनों पहले किसी एक अनभिज्ञ मित्र को खोया था। कोई बहुत ही निकट संबंधी था और संबंधी क्या था, वो मित्र से बढ़ के था। उसी हुँ, समय के अनुसार अभी एक पिछले हफ्ते एक घटना हुई बांग्लादेश में, हुँ, जिसे देख के अभी भी मन काफ़ी व्यथित है। तो उसी घटना को ध्यान में रख के एक कविता लिखी मैंने, कल परसों ही लिखी है। जी, उसका शीर्षक है दीपू चंद्र दास के नाम। उसका शीर्षक है, शुरू करता हूँ। किसी गली के मोड़ पर, किसी गली के मोड़ पर अचानक रुक गई सांस। दीपू तुम्हारा नाम आज भी हवा में कांपता है। न कोई आखिरी संवाद, न अधूरी बातों का हिसाब। न कोई आखिरी संवाद, न कहीं बातों का हिसाब। बस एक खामोशी जो माँ की आंखों में रात दिन जागती है। कागज पर गिरा खून, कागज पर गिरा खून सिर्फ स्याही नहीं बनता, वो सवाल बनकर हर दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, आदमी इतना अकेला क्यों है? दीपू तुम्हारी हंसी, दीपू तुम्हारी हंसी अब स्मृतियों में दीपक बनकर जलती है। और ये आई गेस मुकेश जी के यहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच है। मुकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अ, मुझे ऐसा लगता है कोई इश्यू है मुकेश जी के एंड से। तो इस बीच क्यों ना हम एक-दूसरे के साथ कुछ बातें करें जब तक मुकेश जी वापस आते हैं। अ, शालिनी जी से पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको पूछूँ कि मेरे लिए कविता डैश है, तो आप क्या बताएँ? शालिनी, एम आई ऑडिबल टू यू? We can't hear I her. hope I am audible to all of you. To me, Yeah, yes. I can't hear Yes, Shalini. Yeah. yes, yes. कैन यू हियर मी नाउ? Yeah. Yes, Loud we and clear. can. Yes. आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ, अब मुकेश मुकेश जी जी वापस आवाज़ आ आ रही गए। है पर आप दिख नहीं रहे। आप हमें देख पा रहे हैं मुकेश जी? Or I can backstage. Let me just check. हाँ जी, मुकेश जी प्लीज़, आवाज आ रही वी है? आर हियर टू वॉच यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो? आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो? जी, मुकेश जी। हाँ जी, हाँ जी, आप सुनाई दे रहे हैं हमें। आई गेस इनके नेटवर्क में कोई इश्यू है।
मुकेश जी आप हाँ जी, आप एकदम सही दिख रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए आपकी कविता के साथ। आवाज़ आ पा रही है आपको? हेलो? अच्छा। जी। अरे! उनका शायद कोई नेटवर्क इश्यू ही है। ठीक है, हम सुनते हैं शालिनी को। शालिनी जी बताइए, मेरे लिए कविता डैश है। मेरे लिए कविता सच्चाई है। वाह! और अगर यही चीज़ मैं नीलेश सर से पूछना चाहूँगी, मेरे लिए कविता डैश है। अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त जरिया, माध्यम। I always believe that poets are any time more gifted than authors because as an author I take 500 words to say something and the poet हुँ। जो है वो उसको 20 शब्दों में इतनी खूबसूरती से कह देता है कि वो सीधा यहाँ पहुंच जाता है। क्या फरमाया! बहुत सही, बहुत सही। और मीनाक्षी जी आप क्या कहेंगी? मेरे लिए कविता क्या है? मेरे लिए कविता मेरे मन के अंदर का आप गुबार निकालने का ज़रिया हाँ। मेरे अंदर का गुबार निकालने का ज़रिया है। जब मन भरता है, बस अपने आप ही लिख जाती हूँ और फिर वो अपने लिए लिखती हूँ। पहले तो मेरे को भी बिल्कुल। बहुत शर्म और झिझक आती थी, जैसे नीलेश जी ने बोला अपने इमोशंस को ज़ाहिर क्यों करूँ मैं दूसरे को? मैं लिख-लिख हुँ। के डायरी भरती थी। फिर जब मुझे लगा कि नहीं और किसी ने मुझे थोड़ा प्रेरित किया, नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब लिखते हैं, तुम भी लिखो, बताओ। तो मैं बताने लगी, अब बेझिझक बताने लगी। तो मन हल्का होता है और लिखती जाती हूँ, जो और मन में ऐसा आता है सो बताने लिखती हूँ। लगी कि हम वाह-वाह करते रह गए। नहीं, मैं कह रही बहुत वाह-वाह थी के सुंदर। लायक मीनाक्षी है जी कि नहीं, नहीं आप पता। ऐसा वाह-वाह लिखती के है कि लायक हम है कि बस नहीं, वाह-वाह लेकिन करते रह जाते जब आप बोलती और बस अपने मन की कहनी आ गई बस बिल्कुल है, लिखकर। बिल्कुल है। बहुत हाँ, मुझे ये लगता है कि मैंने सच्चाई क्यों बोला और ऐसे बिल्कुल 1 सेकंड में आपको इसका उत्तर भी दे दिया कि सच्चाई है क्योंकि मुझे ये लगता है कि कवियों को बहुत अच्छी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सच चीज़ें समाज के सामने लाने की। तो अगर आप हाँ, सच्चाई नहीं लिखते हो तो वो आप एक आईना नहीं दिखा पाते हो अपने बिल्कुल, आस-पास के बिल्कुल, लोगों को। तो बिल्कुल। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ जिससे लोग समझ हाँ, पाएँ कि और ये हो रहा है और उनकी आँखों के सामने नज़र आ रहा है ऐसा कुछ। अब जैसे तो इसलिए मणिपुर का हुआ था किस्सा तो मन इतना भर गया, इतना दिल भरा कि मणिपुर पे फिर मैंने वो एक कविता ही लिख डाली थी। तो फिर जी, किसी एक बिल्कुल। न्यूज़पेपर ने छापी थी। तो मेरे हुँ, को छापने का या उससे वाही-वाही लूटने की बात नहीं, लेकिन अपने मन की कह डाली जो अंदर से बिल्कुल। जो उस टाइम गुबार था। अब जैसे आप वो कविता सुना रहे थे बांग्लादेश के उसके ऊपर, तो अभी परसों ही मैंने कुछ थोड़ी-सी लिखी है कच्ची-पक्की अपनी लाइन्स मतलब मन भरा था देख-देख कर ये क्या? तो वो कुछ लिखा। तो वही है कि हम लोग अपने मन के अब वो किसी को रिलेट करता है या किसी को छूता है वैसी बात, तो हुँ। ठीक है। अच्छा लगता अभी है। ना मैं मैं आपको किसी बताऊं से शायद मिली थी कविता। और उन्होंने मुझे एक बात कही, वो कवि है दिग्गज कवि है। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ना कविता तारीफ़ के लिए नहीं लिखता, सुकून के लिए लिखता हूँ। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, समझ सही, बहुत में अच्छी नहीं बात। आया, ये मैं बिल्कुल बात वही सही। है। हाँ, बहुत नए थे, सुकून बिल्कुल है। सही। तो मैंने उनको फिर से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब हाँ, तो उन्होंने यही अब जब आप ये कह रही है ना, उन्होंने यही कहा कि अगर मैं कविता करूँ और तुम मेरी तारीफ़ कर लो ना अपनी, तो भी मुझे तब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक मैं उस कविता से रिलेट नहीं कर पाता। तो हाँ, मुझे तारीफ़ों बिल्कुल। से ज़्यादा मैंने कविता लिखी है, इस सुकून मिलना ज़रूरी है। मेरे अंदर जो भरा हुआ है, वो खाली होना ज़रूरी है। उसके हाँ, बाद मैं तारीफ़ें सुनने के लिए हाँ। कवि के तौर पे रेडी हो जाता हूँ। और इसमें अगर एक हमको बात है कि हमारे हमारे अंदर जो है ना एक संवेदनशील इंसान हर किसी के अंदर होता है, जिसे बिल्कुल मजबूरी में सही, जब हम बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमको उसको दबा देना पड़ता है, दफना देना पड़ता है। तो बिल्कुल ये सही। नहीं कि कवि सिर्फ संवेदनशील होते हैं, लेकिन कवियों के पास ये शक्ति होती है कि अपने जो लिख सकते हैं। शरीर का जो संवेदनशील हिस्सा है उसमें से कुछ बाहर निकालकर और लोगों के सामने ला सकते हैं। तो हुँ, आप एक्चुअली अपने अंदर की सेंसिटिविटी को एक्सपोज कर रहे हैं दूसरों के सामने। यू आर जस्ट हुँ, ड्राइंग दैट आउट एंड एक्सपोजिंग इट टू पीपल। तो इसीलिए पोएट्स आर पर्टिकुलरली गिफ्टेड बिकॉज दे कैन डू इट सो स्ट्रांगली। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अब पीछे कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझसे कहा अपनी कविता मुझे सुनाते हुए उन्होंने कहा कि शायद ये मैंने अच्छी नहीं लिखी है।
तो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, यहीं रहती हैं और वो भी कविता करती हैं मेरे साथ, बाहर हम लोग मिलते-जुलते हैं। तो मैंने उन्हें यही बोला कि हर का अलग लिखने का तरीका और भाव है और आपने जो भी लिखा है वो अच्छा है क्योंकि वो आपके मन से आया है, आपने सोचा है उसे, अपना ध्यान दिया है, अपना समय दिया है, तो वो अच्छा ही है और आपके मन की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो जो भी आप लिखते हैं वो अच्छा होता है, कविता कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, कविता कविता होती है क्योंकि वो किसी के बिल्कुल, भाव हैं और किसी के बिल्कुल, सच्चे भाव हैं, जिसने बिल्कुल, सोच करेक्ट, कर और महसूस करके लिखे हैं। बिल्कुल, तो करेक्ट, बिल्कुल, दर्शकों से भी यही कहूँगी कि कविता कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, कविता हमेशा आपके मन की सच्चाई और भाव होती है, तो यही सोच कर लिखिए। करेक्ट। बिल्कुल। बहुत सुंदर कहा आपने। मुकेश बहुत जी आ गए सुंदर, हैं, अब उनको वेरी सुने। प्रोफाउंड। और बातों के चलते-चलते हमारे साथ मुकेश जी फिर से जुड़ गए हैं विदाउट एनी डिले। मुकेश जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, हम आतुर हैं आपको सुनने के लिए। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ नेटवर्क के लिए। काफ़ी देर से नहीं, नहीं, कोशिश कर कोई रहा हूँ, बात बार-बार नहीं। जुड़ना कर रहा है। नेटवर्क हम सबको धोखा दे चुका है। अच्छा, नेटवर्क पे तो हाँ। हमें अब एक कविता लिखनी पड़ेगी। तो अगली आप च करूँगा सर, अगली बार नेटवर्क पे हाथ से कोई कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा है, तो वापिस शुरू करता हूँ उसी कविता का शीर्षक, जिसका शीर्षक है जी, जी, दीपू बिल्कुल। तेरे नाम। ठीक है? किसी गली के मोड़ पर अचानक रुक गई सांस। दीपू तुम्हारा नाम आज भी हवा में काँपता है। न कोई आखिरी संवाद, न अधूरी बातों का हिसाब, बस एक खामोशी जो माँ की आँखों में रात-दिन जागती है। कागज पर गिरा खून, कागज पर गिरा खून सिर्फ स्याही नहीं बनता, वो सवाल बनकर हर दरवाजे को दस्तक देता है और कहता है, आदमी इतना अकेला क्यों? दीपू तुम्हारी हँसी अब स्मृतियों में दीपक बन जलती है और यह शहर अपनी लापरवाही पर शर्म से झुकता है। हत्या किसी एक डे की नहीं होती, वह भरोसे, भविष्य और होती इंसानियत की, जिसे हम रोज थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मरने देते हैं। आज मोमबत्तियां जलें या नारे गूंजें, पर जरूरी यह है हम चुप न रहें कि दीपू का नाम सिर्फ खबर न बनकर संवेदना बने, क्योंकि जब तक न्याय आंखों में उतर कर हाथों तक नहीं आता, हर दीपू, हर सब में, हम सब में थोड़ा थोड़ा रोज मरता है, थोड़ा थोड़ा रोज मरता है। दीपू, ये कविता थी जो दीपू के घटना के ऊपर मुझे काफी झकझोर कर गई थी। हाँ, तो बहुत ही संवेदनाशील, बहुत बहुत, अंदर, बहुत बहुत दुःख अच्छे। कर दिया आपने। आज अपनी इस कवि सम्मेलन में अधिकता महिलाओं की हैं, तो नारी पर ही कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी-सी एक पेश करूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दरवाजे पर खड़ी स्त्री, शीर्षक उसका है, दरवाजे पर खड़ी स्त्री। ना घड़ी देखती, ना सूरज, ना दिन-रात का हिसाब करती हूँ। दरवाजे पर खड़ी मैं बस एक नाम को याद करती हूँ। मेरे लिए समय अब कैलेंडर की तारीख नहीं रहा, वो बस उतना है जितनी देर में एक सांस दूसरी सांस से मिलती है। सुबह आती है बिना बताए, रात उतर जाती है बिना पूछे, और मैं इन दोनों के बीच तुझे खोजती रहती हूँ। बहुत अच्छी। दरवाजा अब दरवाजा अब लकड़ी और कुंडे पर नहीं, वो मेरी आशा का आखिरी किनारा है। यहाँ खड़े खड़े मेरे पैरों से जमीन ने दोस्ती कर ली और आंखों में दूरियों से। हर आती जाती आहट मुझसे झूठ बोलती है। कभी चप्पलों की आवाज में तेरे कदम सुनाई देते हैं, कभी हवा के झोंके में तेरी सांसें। मैं हर बार विश्वास कर लेती हूँ, क्योंकि प्रतीक्षा संदेह करना नहीं जानती। लोग कहते हैं इतना मत रुको, जिंदगी ठहरने के लिए नहीं होती। उन्हें क्या बताऊं कि कुछ इंतजार चलते रहने से भी ज्यादा थका देता है। मैं रुकी नहीं हूँ, मैं तो तुझ तक पहुंचने के लिए एकमात्र राह पर खड़ी हूँ। मेरे घर में सब कुछ अपनी जगह है, बस मैं ही हूँ जो कहीं नहीं हूँ। आईना भी अब मुझसे सवाल नहीं करता, वो जान गया है कि हर रोज मैं उसमें खुद को नहीं, तुझे देखने आती हूँ। मौसम बदलते हैं तेरे सामने, मौसम बदलते हैं तेरे सामने, और सावन थक कर लौट जाता है, पतझड़ चुपचाप बैठ जाता है।
बस मेरा इंतजार, कभी मौसम नहीं बदलता, न वो गर्म होता है न ठंडा, वो बस तेरा होता है। लेकिन बहुत अच्छा, कभी-कभी बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत ही भावुक, जैसे कि बहुत ही वो भावुक कवि। लाइन जहाँ आपने कहा कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है, बस मैं ही नहीं हूँ। वो सुनने के बाद ना 1 मिनट के लिए मैंने खुद को उस जगह पे बहुत ही रखकर भावुक। जी, बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, और बढ़िया। धन्यवाद मुझे कविता। खास तौर पे वो पंक्ति बहुत पसंद आई जब आपने बोला कि घर में हर चीज़ की जगह है, पर हुँ। मेरी धन्यवाद जी। की नहीं। जगह वही है, हाँ, तो बहुत अच्छी, वो बहुत बढ़िया। गूज़बम्प्स वाली लाइन थी। वो पंक्ति ने बहुत-बहुत मतलब धन्यवाद आपका, आभार। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत धन्यवाद। और अब माहौल थोड़ा गहरा हो गया है, दिल भर आया है, तो मुझे ऐसे जी, लगता है कि हम शालिनी जी की ओर बढ़ते हैं और उनकी वो मज़ेदार वाली कविता सुनते हैं, माहौल को थोड़ा एक खुशहाल सा, हल्का बिल्कुल, कर हँसी दें। वाला माहौल हाँ, बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मज़े की गारंटी देती हूँ मैं। इरफ़ान, तो ठीक है, चाय तो सभी लोग पीते होंगे, है ना? और आपको पसंद भी होगी। मुझे देखिए, बिल्कुल, अब मैं देख नहीं सकती कि ऑडियंस में से कितने लोग चाय पीते हैं और पी रहे हैं या आपके पीना सामने पसंद करते हैं, चाय पर पीना इसके चाहते हैं। पीछे मैं में तो हमेशा रहते चाय हैं। नहीं पीती। गौर फरमाइए, मैं चाय नहीं पीती। जी हाँ, मैं चाय आपके नहीं सामने चाय पीती। चाय सच है, मैं चाय नहीं पीती। सही सुना आपने, मैं चाय नहीं पीती। अब आप कहेंगे, तो कैसे हो जीती अगर तुम चाय नहीं पीती? अरे वाह, भाई वाह! कैसे हो जीती? हाँ, जब भी किसी को देखती हूँ चाय पीते हुए, हर बार बस यही तो मैं हूँ सोचती, ये दुनिया चाय है क्यों पीती? शौक कहो, स्वाद कहो, आदत या नशा ही सही, कहने वाले कहते हैं, इस जैसी कोई शय पूरी दुनिया में नहीं। पानी में घुल जाए एक सुनहरा अब्र, पानी में घुल जाए एक सुनहरा अब्र, धीरे-धीरे रंग लाएगी, रखो थोड़ा सब्र। खुशबू भर जाए हवा में जब इसकी, चाहने वालों के लिए तो ये है महबूबा के इत्र जैसी। जब दूध में मिल जाए, जब दूध में मिल जाए, वो कत्थई रंग खिल जाए। एक नज़र देख जिसे, दिन भर की थकान मिट जाए। ऐसी है ये आबे हयात चाय। पर मुझे ये तारीफ़ें रास नहीं आती। मुझे ये तारीफ़ें समझ नहीं आती क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। जी हाँ, मैं चाय नहीं पीती। हाँ, हाँ, मैं चाय नहीं पीती। वाह, वाह! देखिए चाय वाह, पी जा वाह, रहे रिवाज़ हैं, वाह! कहो नीलेश जी कह रहे हैं, पूगे जी भी पिए, सब लोग चाय पी रहे अब जो चाय पीते हैं वो लोग मुझे मिलकर बाहर पिटाई ना कर दें बस। नहीं, शालिनी आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो, इतना सुंदर मतलब इतनी सुंदर प्रस्तुति की आपने कि आप शायद जो चाय लवर्स हैं उनको आप कन्विंस कर पाओगे कि नहीं चाय मत पियो। मैं कॉफ़ी से चाय पे अभी स्विच करने आगे की भी सोच है, रहा हूँ कहें अब। तो सुनाऊँ पूरी? प्लीज़, प्लीज़। प्लीज़, जी। प्लीज़। रिवाज कहो या एक एहसास, चाय हमारी है सबसे खास। महफिल, मुलाकात, दोस्त, रिश्तेदार, चाहे कहीं हो आना जाना, चाय के लिए क्या चाहिए भई? बस एक बहाना। सजे हो चाहे हैं। 56 भोग पकवान, इज्जत अफ़ज़ाई के लिए तो बस चाय ही है पिलाना। पर मुझे समझ ना आती ये बात, मुझे समझ ना आती ये बात, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। जी हाँ, मैं चाय नहीं पीती। अब आप कहेंगे, अरे भाई तो कैसे हो जीती अगर तुम चाय नहीं पीती? मानवता के लिए वरदान, है ना? हर मानव से मुश्किल का ये समाधान, दुःख हो जैसा भी, दर्द हो कैसा भी, चाय ही लाती है आराम। सर दर्द या हो दिल का दर्द कोई, सर दर्द या हो दिल का दर्द कोई, वाह! हल्की हल्की इसकी चुस्की हर हुँ, गम हुँ। को भुला देती। पर मैं बिल्कुल, ना जानू भाई ये स्वाद, पर मैं ना जानू भाई ये स्वाद, क्योंकि मैं मैं चाय चाय नहीं नहीं पीती। नहीं जी पीती। हाँ, मैं चाय नहीं पीती। बचपन में जब भी होती थी बीमार, कहते सब यही बात मेरी माँ से बार-बार, चाय दे दो, आ जाएगा आराम। चाची, मासी, दादी, नानी सबने कर ली कोशिश चाय पिलानी, पर कुछ जमा नहीं मुझे इसका रंग, रूप और स्वाद।
सच कहूं तो लगा मुझे बिल्कुल बकवास, माफ कीजिएगा। ना जाने किसने ये कह डाला, ध्यान से सुनिए, ना जाने किसने ये कह डाला, चाय पीने से होगा रंग काला। ओह! तो बस भैया, तब से मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय नहीं पीती। सबने कहा अभी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी समझदार, तब पीने लगेगी। अरे भाई, चाय ना पीना जैसे कोई हो बीमारी या अभिशाप, और समय आने पर ठीक हो जाएगा अपने आप। स्कूल कॉलेज का जमाना हो या नौकरी पे जाना, यार दोस्तों के साथ चाहे जितना भी हो वक्त बिताना, पर चाय पीने कभी ना जाना। कैंटीन में, टपरी पर अपनी चाय ऑर्डर करते हुए हर कोई मुझे देखकर यही कहते हुए जाना, ओहो ये तो चाय नहीं पीती, अरे है हाँ, हाँ। ये तो चाय ही नहीं पीती। कैसे हो जीती, तुम तो चाय ही नहीं पीती। अब तक तो सब चल जाता था, देखिए अब तक सब चल जाता था, पर शादी की बात से मेरी माँ को डर लग जाता था। कैसे करेगी तू निभाह, जब हो जाएगा तेरा विवाह। ससुराल में चाय पीना पिलाना, बेशरम कम से कम सीख तो ले चाय बनाना। नाक मुंह सिकोड़ कर आखिर में रो धोकर, गेस कीजिए क्या किया मैंने, कीजिए कीजिए। चाय बनाना सीखी। चाय बनाना बस पीना नहीं, बनाना सीख लिया, ताकि कोई माँ को ताने ना दे पाए। लेकिन मैं अब भी चाय नहीं पीती। हैरान परेशान सब जब मैं पहुंची ससुराल, सासू माँ ने कोशिश की, फिर मान ली हार। पति महोदय को मेरी आदत से तनिक न था एतराज, तो फिर क्या था, तो फिर क्या था, सीख लिया मैंने एक कमाल का नुस्खा। हर बार अच्छी चाय कैसे बनाएं ये फॉर्मूला, इलायची की, अदरक की खुशबू वाला। हर बार अच्छी चाय कैसे बनाना, वही रंगत, वो रही सुनहरा अब्र लाना। कड़क गरम दूध डालकर उबल उबल कर पक जाए जब वो, जैसे कोई हसीना धूप में तप जाए हो, ऐसे तैयार हो एवन बढ़िया चाय। तो तब से अब तक मैं चाय बना रही हूँ, सबकी तारीफें बटोरती रोज पिला रही हूँ। 50 के पार हो चली पर आज भी चाय नहीं पीती। जी हाँ, मैं चाय नहीं पीती, हाँ हाँ मैं चाय नहीं पीती। अब आप कहेंगे कि कैसे हो जीती, तो मैं बड़े मजे में हूँ जीती, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। थैंक यू जी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 मजेदार। बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बहुत मजा। धन्यवाद। अरे बहुत माहौल बन गया है सभी आज, सभी बहुत ही चाय बढ़िया। प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा। क्षमा किया। बहुत यार सुंदर। बहुत मजा आया, बहुत मतलब बहुत अब मैं क्या बताऊं, मेरी सिर्फ तालियां, मेरे आई कुड जस्ट क्लैप माय हैंड्स, इट वाज एंटरटेनमेंट फुल ऑन, क्वालिटी एंटरटेनमेंट। ब्यूटीफुल। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब समा बन गया है तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मीनाक्षी जी से, वो क्या सुनाना चाहती है हमें। हम सुनाते हैं आपको अपने कॉलेज के वक्त का एक ऐसा गीत जो हम बहुत गाया करते थे, खूब खुल वाह के गाते थे। अब वाह शायद वाह। उतना खुल के मेरी आवाज में निकल पाए और वैसे वो ना हो पाए, जाहिर ना कर पाऊं। ये राम अवतार त्यागी जी का एक गीत है, मुझे बहुत पसंद था। तो सबसे पहले मैंने यही सुनाया था कॉलेज में, जिसके लिए थोड़ी वाही वाही भी लूटी थी। तो वही मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गीत है, आज मेरे साथ गीत गाओ, पास आओ तुम, रोज रोज तुमको देखने तो मैं ना आऊंगा। मैं अकेला काली काली रात सामने खड़ी, चांद छोटा किंतु मेरी जिंदगी बहुत बड़ी। घोंसले से दूर पंछी पंख फड़फड़ा रहे, और बीच राह मेरे पांव लड़खड़ा रहे। मेरा हाथ थाम लो, रास्ता बताओ तुम, बार बार राह पूछने तो मैं ना आऊंगा। स्वर से स्वर मिलाओ तुम, मेरे साथ गाओ तुम मिलो तो चांद से कहूं कि और दूर जा, तुम मिलो तो चांद से कहूं कि और दूर जा, हो सके तो थोड़ी देर के लिए ही डूब जा।
सृष्टि से कहूं कि आज मुझको देख कर न जल, और पवन से प्रार्थना करूं कि मंद मंद चल। सृष्टि से कहूं कि इस समय मुझे बुलाओ मत, मिल सका समय तो गीत फिर तुम्हें सुनाऊंगा। स्वर से स्वर मिलाओ तुम, मेरे साथ गाओ तुम। काल विष्णु के असंख्य प्राण नित्य चुन रहा, काल विश्व के असंख्य प्राण नित्य चुन रहा, रोज ही चिता में आदमी का रूप भुन रहा। मृत्यु की कुरूप गंध सबके रूप में बसी, मेरी सांस सांस कान के सितार में कसी। मेरे गीत मेरे सामने ही गुनगुनाओ तुम, तुमको गुनगुनाता देख मैं भी गुनगुनाऊंगा। स्वर से स्वर मिलाओ तुम, मेरे साथ गाओ तुम। आखिरी है पंक्तियां। मेरी जिंदगी की आग गीत का सुहाग है, मेरी जिंदगी आग गीत का सुहाग है, सबके काम आए मेरा गीत वो चिराग है। जिसने मुझको चाहा, जिसने मुझको चाहा उसके काम आ गया हूं मैं, भाग्य से किसी किसी को ज्यादा भाग गया हूं मैं। चाहे जितना मेरी भाग्य रेखा को मिटाओ तुम, किंतु जैसा चाहता हूं वैसा मैं बनाऊंगा। स्वर से स्वर मिलाओ तुम, मेरे साथ गाओ तुम। ये मेरा गीत बहुत था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आप जब इन बहुत ही कविताओं की मजेदार। प्रस्तुति कर रहे हैं ना, वो जी। इतना मन को भा रहा है ना, और वो सारे आप ये शो खत्म होने के बाद आप प्लीज कमेंट्स में झांकिएगा। इतने मजे ले रही है ऑडियंस। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अहो अच्छा लगा। भाग्य। अहो भाग्य। एक भी छोटी सी 4-5 पंक्तियां सुनाती हूँ, जो कि आप ऐसे मत सोचिएगा कि वो मेरा अहम नहीं है, पर मेरे को कई बार लगता है कि मेरी पहचान है ना। कुछ 4-5 पंक्तियां हैं। मेरी पहचान कोई क्यों कराए, मेरी पहचान कोई क्यों कराए, मैं पैदा हुई खुद अपनी पहचान के साथ। वाह वाह। कोई मुझे क्यों गढ़े और बनाए, मैं खुद ही हूं अपनी शिल्पकार। मेरा व्यक्तित्व कोई और क्या सजाएगा, मैं खुद ही जो करूंगी वही होगी मेरी पहचान। मेरे आईने में कोई और क्यों झांके, मेरे आईने में होगी मेरी खुद की पहचान। वाह वाह। बहुत धन्यवाद। सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। थैंक यू। थैंक धन्यवाद। यू मीनाक्षी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि नीलेश जी को क्या कहना है। उनकी उनकी कौन-सी पंक्तियाँ वो हमें पसंदीदा पंक्तियाँ हमें सुनाने वाले हैं। जी, जैसा बताया गया था कि 2 कविताएं अपनी और एक ऐसी कविता जो आपकी पसंदीदा हो वो आप सुनाएं। उस हिसाब से मैं एक का चयन कर कर लाया हूं, क्योंकि मेरी अपनी कविताओं में हमेशा गुस्सा, दर्द, ये चीजें इतनी भरी हुई होती हैं कि मुझे खुद को लगने लगता है कि क्या मुझे नाजुक भावनाओं पे थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं है। तो ये मेरे लिए मैं सिद्ध कर देता हूं जब मुझे ऐसी कविताएं अच्छी लगती हैं जैसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये कविता है, आपने बहुत सुनी होगी लेकिन दिल के करीब है, इसलिए मैं दोबारा सुना रहा हूं। उदय भानु हंस की मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो भी मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। यह प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, यह तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं चातक हूं तू बादल है, मैं चातक हूं तू बादल है, मैं लोचन हूं तू काजल है, मैं आंसू हूं तू आंचल है, मैं प्यासा तू गंगाजल है। तू चाहे दीवाना कह ले, तू चाहे दीवाना कह ले या अल्लड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा मैं तेरा नाम बता बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा।
सारा मदिरालय घूम गया, सारा मदिरालय घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला मैं बिना पिए ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले मैं तेरी अलख लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं प्यासा घट पनघट का हूं, मैं प्यासा घट पनघट का हूं, जीवन भर दर दर भटका हूं, कुछ की बाहों में अटका हूं, कुछ की आंखों में खटका हूं। तू चाहे पछतावा कह ले, तू चाहे पछतावा कह ले या मन का बहलावा कह ले, दुनिया ने जो भी दर्द दिया, दुनिया ने जो भी दर्द दिया, मैं तेरा गीत बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं अब तक जान न पाया हूं, मैं अब तक जान न पाया हूं, क्यों तुझसे मिलने आया हूं। तू मेरे दिल की धड़कन में, मैं तेरे दर्पण की छाया हूं। तू चाहे तो सपना कह ले, तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस भी पथ पर चल निकला तेरे ही दर पर आ बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं उर की पीड़ा सह न सकूं, मैं उर की पीड़ा सह न सकूं, कुछ कहना चाहूं कह न सकूं, ज्वाला बनकर भी रह न सकूं, आंसू बनकर भी बह न सकूं। तू चाहे तो रोगी कह ले, तू चाहे तो रोगी कह ले या मतवाला जोगी कह ले, तुझे याद करते करते मैं अपने होश भुला बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने ये कहीं मतलब बोलते हैं ना कि सदियों बाद ये कविता फिर से सुनी है और ये बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। एक प्रेम की पराकाष्ठा जो होती है ना, जहां पर आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हो और वही बन जाते हो जिससे आप प्यार करते हो, तो वो एक पराकाष्ठा पर पहुंचने पर क्या एहसास होता है, जो हम शायद इस काबिल ही नहीं कि हम कभी उसको समझ पाए, क्योंकि उस लेवल का प्यार ही हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें कवि ने कितनी एक्यूरेटली इस बात को दर्शाया है। और जिस तरह से आपने आपकी आवाज ने उसको प्रस्तुत, आवाज वो बहुत ऐसे एक दिल को छू गई कि पता चल रहा था कि हाँ, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शब्दों का जादू है ये, बहुत मेरी तो सिर्फ कई सालों प्रस्तुति बाद थी। सुनी है। तो बहुत शुक्रिया ये सुनाने के लिए। और मुझे पता है कि ऑडियंस में कितने लोग होंगे कि जिन्होंने ये सालों बाद सुनी होगी ये कविता। तो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सो मुझे मच। ऐसा लगता है कि मुकेश जी का नेटवर्क फिर से गया है। आई एम चेकिंग बट आई कांट सी हिम। तो एक लास्ट हम ये कविताओं का सिलसिला, तो मतलब मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है खत्म करने का, ना हमारी ऑडियंस का मन है, पर क्या करें, अब वक्त का तकाजा है। हम फिर से एक बार ऐसा लाइव जरूर करेंगे जिसमें हम आप सबको फिर से सुनेंगे। और उससे पहले ना मैं ऐसे ही मतलब मैंने सोचा आप सबको एक एक सवाल पूछ लूं, कुछ कवि टाइप्स सवाल, क्योंकि कवि सम्मेलन है। तो मीनाक्षी जी आप बताइए, आप जब कविताएं लिखने बैठती है तो आप किस तरह की कविताएं लिखना पसंद करती है, तुकबंदी वाली या मुक्त छंद, और क्यों? क्यों? एम आई ऑडिबल? You are, she is not. मैं तुकबंदी में नहीं लिख पाती, मैं लय में ही लिखती हूँ। मेरे से वही एक मेरे को अच्छा लगता है लिखना, तालमेल बना के। और कैसी कविता लिखती हूँ? तो बताया था ना आपको, अपने दिल की भड़ास निकालती हूँ। आप और सबसे समझाइए। ज़्यादा है कि मैं वियोग वाली ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि जब मैंने खोया 9 साल पहले अपने साथी को, जो मेरा मतलब कहना चाहिए कि बचपन का दोस्त था और आखिर तक भी जो साथ ही निभाया, लेकिन हाँ, जो भी कारणवश उनको खोया, तो उस दर्द को, वो आज तक भी वो पीड़ा और वो दर्द मेरे मन से जाता नहीं है। तो ज़्यादातर मेरे कविताओं में आपने भी पढ़ा होगा अभिनी, कि वो वही ज़्यादा रहता है। और अगर कभी विषय मिलते भी हैं, तो अगर वो उससे रिलेट करते हैं, जो मेरी भावनाओं से, तो फट-फट लिख जाता है।
लेकिन लिखता लय में ही है ज्यादातर मेरे से। और और आपका लय इतना सुंदर और सहज होता है ना कि मेरे जैसे इंसान को मतलब मैं शायद आप जितनी सुंदर और अच्छी हिंदी मेरी नहीं है उतनी शुद्ध, पर नहीं, आपका इतना तो लिखना नहीं। सहज और सुंदर होता है ना मीनाक्षी जी कि वो मेरे जैसे लोगों तक बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। हम समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, बहुत सुंदर लिखते सरल, हो। बहुत सरल भाषा में लिख पाती हूँ, मैं इतनी क्लिष्ट नहीं लिख पाती। उतनी वोकैब्युलरी तो मेरी भी शायद अच्छी नहीं है। लेकिन मैं नहीं भी आप सोचती हूँ जैसा मैं सोचती हूँ बस उसी को लिख देती हूँ, उतार देती हूँ। थैंक बस यही है। बहुत यू फॉर सुंदर। शेयरिंग दिस विद अस। और शालिनी जी आप मुझे बताइए कि आप इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या पसंद करती है? आप मोबाइल नोट्स में लिखना पसंद करती है या फिर यू आर द ओल्ड स्कूल पर्सन जो किताबों में, डायरियों में अपनी कविताएँ लिखते हैं? वैसे ही तो मैं लिखते हैं। ओल्ड स्कूल हाँ, मैं ओल्ड स्कूल ही हूँ, अभी भी डायरीज़ में लिखती हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय में मेरी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो गई और चश्मे का नंबर बड़ी जल्दी से चेंज होने लगा। तो ऐसा लगने लगा कि ज़्यादा समय लिख कर फिर उसे दोबारा टाइप सेट करके करने के बजाय कोई ऐसी आसान तरीका मिल जाए जिसमें ना मुझे अपनी आँखों को थकाना पड़े और ना ही समय ज़्यादा लगे। तो बच्चों ने ढूँढ-ढाँड के एक आइडिया दिया कि मेरे मोबाइल के अंदर जो स्पीकर का ऑप्शन है, उसे मैं ऑन करती हूँ और अपने जो कहना चाहती हूँ वो उस अपने फ़ोन मित्र से कहती हूँ और वो फ़ोन मित्र सब कुछ खटाखट टाइप टाइप कर कर देता है। तो ये मुझे बहुत सही आरामदेह लगता है और मेरी हाँ, भावनाएँ भी समझता है, जगह-जगह पर पॉज़ भी लगाता है और अच्छी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करेक्ट कर देता है। तो बढ़िया लगता है। बस यहाँ पता नहीं क्यों आज भी मज़ा आता है मेरे को तो, वो डायरी और पेंसिल लेकर बैठना जी, ना बिल्कुल। और फिर उसमें अटका इनिशियली देना, इनिशियली फिर जो थोड़ा दिमाग में शब्द आते हैं या जो पंक्तियाँ दिमाग में घूम रही होती हैं, उन्हें उतारने के लिए मैं सबसे पहले डायरी ही उठाती हूँ, उस पे नोट हाँ, करती हूँ और बाद में हाँ। जब मुझे पता है कि मुझे उसे पूरा डिटेल्ड एक कॉपी बनानी होगी, कहीं पे सबमिट करना है या कुछ करना है, तो ऑब्वियसली आई नीड इट टू टाइप सेट इट तो उसके लिए वो स्पीकर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। ये गुड, नो, नो, अच्छी आई बात। तो कैन ओल्ड रेज़ोनेट विद स्कूल दिस। लोग अब टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर रहे हैं, मेरे लिए ये कहा हाँ, जाएगा। हाँ। कभी-कभी नहीं, ये सही बात टेक्नोलॉज़ी जो है ना, वो एकदम से इरेज़ कर देती है चीज़ों को, मुझे विश्वास नहीं लगता। जैसे आपने कहा ना, मैं उस पे भी भेजती हूँ, लेकिन मैं लिखना ज़रूरी समझती हूँ, मुझे लगता है ये तो मेरे पास है ना, अचानक कुछ हो जाए तो वो सब खत्म हो गया, अरे! तो फिर रिस्क गड़बड़ लगता रिस्क है। है जी, रिस्क है। रिस्क है ओह! शायद हम अभी जी, मेरे पुराने साथ लोग कई रिस्क बार नहीं हो उठाना चुका है, चाहते। कई सारी कविताएँ इस चक्कर में खो गई है, कई सारी हुँ, स्टोरीज़, कहानियाँ, किस्से लिखे हुए खो गए हैं। तो ये च टेक्नोलॉजी के लिए तो हम किसी से भी जैसे मैंने बिस्सा जी से कहा माफ़ी नहीं माँग सकते, उस पे भी अब हम कविताएँ और किस्से लिखना शुरू कर सकते हैं, यही एक सॉल्यूशन है। सही है कि अगली बार बिल्कुल, जब हम मिलेंगे तो हम में से कोई ना कोई इसके बारे में एक कविता ज़रूर लिखेगा। ज़रूर, बिल्कुल। और जैसे चाय पे मैं लिखते हैं ना, आप चाय पे इस पे भी बहुत अच्छा लिख सकती हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ़ बिल्कुल, एक बिल्कुल। पंक्ति कहना चाहती हूँ, जो ज़रूर, पसंदीदा कविताएँ सुनाने की बात हुई थी, अब समय कम है तो नहीं हो पाएगा। मैं तो जो एक सुनाइए। बहुत ही फ़ेमस कविता है, जो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कई बार हम लोग सुनते हैं, जो कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो कि असलियत में सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी हुई कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नहीं कोशिश होती करने हाँ, वालों की हार नहीं कभी होती। हार नहीं होती। तो ये कविता है जो मुझे हमेशा पसंद थी, तो यही मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ, इसे जाकर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल कविता है बहुत और इंस्पिरेशनल है। इसे जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने नहीं लिखा है। नहीं लिखा हाँ। तो बस मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। धन्यवाद और बहुत-बहुत। कविताएँ भी शालिनी कुछ कम इंस्पिरेशनल नहीं है। मतलब अब जब मैंने तो आपकी काफ़ी सारी कविताएँ अब मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, तो दे आर सुपर इंस्पिरेशनल। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि शालिनी जी मेरी दोस्त हैं, बट आप जाकर उन्हें सुनिए, उनकी कई सारी कविताएँ हैं जो बहुत सहज है, बहुत क्रिस्प है और तुरंत आपको एक इंस्पिरेशन का डोज़ दे देती है। ऐसी वंडरफुल। बात। बेहद शुक्रिया अवनी आपके इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी नीलेश जी को कि जी, आपने कितनी सारी किताबें लिखी है, जैसे आपने कहा अब आप कविताएँ भी लिखते हैं, सब कुछ है। तो आप मुझे ये बताइए आप किस तरह से लिखना पसंद करते हो? कि आपके आस-पास शोर हो, लोग हो इंस्पिरेशन लेने के लिए या फिर अकेले में रूम में बंद होकर लिखना पसंद करते हो? मैं बताऊँ एक्चुअली इसका सीक्वेंस थोड़ा-सा आपने उल्टा बोला। मैं किताबें अभी लिखने लगा हूँ, कविताएँ मैं बहुत साल से लिखता हूँ। एक्सेप्ट दैट वो मेरे पास संजोई रहती थी, बाहर नहीं आती थी।
और अधिकतर कविताएं मैंने मराठी में लिखी हैं जो मुक्त छंद में थी। अब कुछ हिंदी में अब लिखनी शुरू की है। फिर भी जो मैंने अभी आपको 2 कविताएं सुनाई हैं, दोनों शायद मैंने 10 साल पहले लिखी थी, बिकॉज उसके बाद तो मैं गद्य में आ गया और कहने लगा। बट एनीवे माय प्रोसेस रिमेन्स द सेम। मैं जो अपनी नॉन फिक्शन की किताबें लिखता हूँ वो भी और कविताएं भी, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पूरी। मतलब मैं दिन में गाड़ी चलाते समय, किसी समय कोई काम को करते समय कविता दिमाग में घूमती रहती है और मैं रुक के थोड़ा सा उसको राइम उसका सेट कर लेता हूँ, या इवन नॉन फिक्शन पीस का मैं दिमाग में स्ट्रक्चर सारा दिमाग में बना लेता हूँ। तो जो एक्चुअली लिखने की प्रक्रिया होती है वो हाथ से लिखा जाए, मैं तो लिखता हूँ लैपटॉप पर ही, लेकिन जो ये प्रक्रिया लिखने की है ये बहुत थोड़ा समय लेती है। मतलब 1 मिनट की कविता को लिखने के लिए हो सकता है मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हो, लेकिन उस कविता को लिखने लायक बनाने के लिए मेरे को शायद हफ्ते लग जाते हैं पहले, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ दिमाग में वो चलती रहती है कविता। तो मैं अपना नॉन फिक्शन भी ऐसे ही लिखता हूँ। मेरी जो किताबें हैं वो सारी मेरे दिमाग में पहले लिखी गई हैं। मैं किसी को रिसर्च करता हूँ या किसी का इंटरव्यू लेता हूँ या कुछ करता हूँ और वो किताब में ट्रांसफर करना है, तो पहले मेरे दिमाग में पूरा वो आ जाता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या लिखना है इसके अंदर। जब वो पूरा तैयार होता है तब मैं कागज पर बैठता हूँ। तो पीपल ऑफन आस्क मी कि आप एक किताब लिखने में कितना समय लगता है आपको? तो एक किताब एवरेज मेरी 60-70 हजार पेज की होती है, 60-70 हजार वर्ड्स की होती है। तो 60,000 वर्ड लिखने में अगर रोज काम करूं तो 60 दिन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उन 60,000 वर्ड्स को फ्रेम करने में मुझे 2 साल लग जाते हैं। तो मैं कहाँ लिखता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसको पहले यहाँ लिखता हूँ, फिर उसको कागज पर लिखता हूँ। दैट्स द प्रोसेस दैट आई फॉलो फॉर एनीथिंग दैट आई राइट। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्रोसेस विद अस बिकॉज वी डिडंट नो दिस। थैंक यू, हमारी ऑडियंस भी के लिए भी ये सुनना इट्स लाइक एन एनलाइटमेंट। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप जैसे दिग्गज कवियों और कवियत्रियों को होस्ट कर रही हूँ, और ये यादगार रहेगा हमारे लिए, मेरे लिए, स्टोरी स्क्रैपर्स के लिए। और ऑडियंस जो वाहवाही आपके लिए भेज रही है, आप बटोरिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कमेंट्स पढ़ के। और मुझे बहुत बुरा इस बात का लग रहा है कि मुकेश जी से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे फिर से। जी, वी विल ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम सम टाइम लेटर। कुछ और लेकर आएंगे हम जरूर, स्टोरी स्क्रैपर्स की टीम आपके सामने। और हम बिछड़े उससे पहले ना, मुझे ऐसा लगता है आप सबको शायद पता होगा कि हाल ही में हम सबने हमारे दिग्गज कवि और साहित्यकार जी विनोद विनोद कुमार कुमार शुक्ला जी शुक्ला। को खोया है। और मैं आपकी अनुमति से उनकी कुछ कुछ पंक्तियां जरूर, जो मैंने बटोर अगर के जरूर रखी है, जरूर। जो मुझे बिल अच्छी लगती है, वो मैं पेश करना चाहूंगी। बस जी जी 4-5 बिल्कुल। पंक्तियां हैं। बिल्कुल सुनाइए। हाँ, जरूर। विनोद कुमार जी कहते हैं कि जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास जाऊंगा। वाह वाह। जो मेरे घर मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चले जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर। नदी जैसे लोगों से मिलने नदी बनकर वाह वाह। नदी किनारे जाऊंगा। वाह वाह। कुछ तैरूंगा, कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। धन्यवाद। वंडरफुल। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। और और बहुत और इसी के सुंदर। साथ मैं कहूँगी कि ये लाइनें समझने में मुझे काफ़ी देर लगी। मैं कई साल पहले मैंने ये बहुत इंस्टाग्राम पे, गहराई से। और 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाई ये लाइनें कि अगर हमें रिश्तों रिश्तों में समाना है, रिश्ते सँभाल के रखने हैं, तो खुद ही हमें एफर्ट्स डालने होते हैं। हमें नहीं, उनमें तैरना भी होता है और डूबना भी होता है, तभी नहीं डूब हम जाएंगे। रिश्ते सजो पाते हैं। हम्म। थैंक यू बिल्कुल सो सही। बहुत मच। सुंदर। अवनी, हम समाप्त करें इससे पहले हम सब तीनों चारों कवियों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सुंदर संचालन किया आज, और आप बहुत अपने आप में भी बहुत सशक्त खूबसूरत। सशक्त कवयित्री हैं। आपकी कविताएं मैंने सुनी हैं इंटरनेट पर, जब भी आप कहीं जाती हैं मैं फॉलो करता हूं आपको। एंड यू आर ऑल्सो वेरी पावरफुल पोएट। किसी दिन ऐसा करेंगे कि हम लोग इंटरव्यू लेंगे और आप कविताएं सुनाइए। ऐसा भी दिन कभी आए तो स्टोरीज पेपर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा भी दिन कभी लाएं कि आप लोग कविताएं सुनाएं, आप सरिता, श्वेता, जो भी आप लोग यहाँ पर है, और हम लोग उसको उसका संचालन करें। इट वुड बी अनदर लवली डे। खूबसूरत थैंक यू, ख्याल। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य होगा। आपने ये कहा, आई स्वेयर दिस मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने हमारे लिए वक़्त निकाला आभार। और हमें इतनी सुंदर, इतनी सशक्त, इतनी प्रेरणादायी कविताएँ सुनाई।
We are very grateful and thank you so much to our lovely audience जो हमारे साथ बनी रही, जिन्होंने आपकी कविताएं सुनी, हमारी कविताएं सुनी और उन्हें सराहा। तो इसी तरह स्टोरी स्क्रैपर्स के साथ जुड़े रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए, हमारे साथ हर लम्हा जीते रहिए। As an audience, as writers, as bloggers, as storytellers and poets, we are very, very overwhelmed and very grateful to have you all. Thank you so much for joining us on our special day, our 5th anniversary day. Thank you so much on behalf of Team Story Scraper. Thank you. Good Namaskar. night. नमस्कार। Namaskar. Thank you so much. नमस्कार। Thanks a lot.